ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। मैं ना कोई परी हूँ ना ही अप्सरा, मैं तो इंसान हूँ, खातून हूँ मुकम्मल। ख्वाब है, दिमाग है और है बीनाई, गालिब है मेरा फन मुआशरे के लिए। हर इंसान रोजाना एक जुस्तजू की खातिर क्या नहीं करता है। अगर जिंदगी आम फहम बनानी हो और अपनी शख्सियत में चार चांद लगाना चाहता है तो इसका सबक हम और आप इरा सिंघल को देखकर ले सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं और कैसे दिखते हैं या आपका रंग कैसा है। उत्तर प्रदेश रियासत के एक शहर मेरठ से ताल्लुक रखने वाली इरा शुरू से ही न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल रही बल्कि रिश्तेदारों और मुआशरे के बीच मिसाल की बाइस भी रही। एक मिडिल क्लास से आने वाली इरा की पढ़ाई हमेशा शुरू से अच्छे स्कूल में हुई है और नतीजे गैर मामूली रहे हैं। बचपन से माजूर इरा मजबूर कभी नहीं रही। इरा ने ये साबित किया है कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद है। अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, है कलम में तासीर तो लिख डाल मेरी किस्मत, एक दिन तू भी मेरी सिफारिश का मुंतजर होगा। नाजरीन आदाब, ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी के इस नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने इस ख़ास प्रोग्राम में आपको मुल्क की कामयाब तरीन ऐसे ख्वातीन से रूबरू करवाएं जिन्होंने ना सिर्फ ख्वाब देखे बल्कि बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ उन्हें पूरा भी किया। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक कामयाब IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने 2015 में UPSC में ओवरऑल टॉप किया था और आज वो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कई जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इरा सिंघल जी की जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इरा जी, दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया। बातों का सिलसिला शुरू करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसा रहा आपका बचपन? मेरा बचपन मेरठ और दिल्ली दो जगह रही हूँ मैं। 12 साल की उम्र तक मैं मेरठ थी, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी। तो दोनों जगह बहुत अलग हैं, दोनों जगह का अपना एनवायरनमेंट बहुत अलग है। मेरठ में हम लोग जॉइंट फैमिली में थे तो वहाँ सारे कज़न्स रिलेटिव सब पास में ही थे एंड दिल्ली में हम लोग अकेले आए थे तो यहाँ कोई नहीं था। मेरठ में थोड़ा स्मॉलर कम्युनिटी होती है तो आप दोस्त बहुत होते हैं, आसपास सब होता है। दिल्ली थोड़ा बड़ा शहर है, यहाँ पे कोई पास में तो होता नहीं है। तो स्लाइटली मतलब काफ़ी चेंज था। तो दिल्ली इज़ अ लॉट मोर इंडिपेंडेंट एंड अ लॉट मोर लोनली इन दैट रिस्पेक्ट। तो या स्कूल की अगर बात करें आपका, तो स्कूल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, किस तरह? मैं एक्चुअली स्कूल में हमेशा वन ऑफ द फेवरेट चिल्ड्रन थी अपनी टीचर्स की। हाँ, मैं टीचर्स की वन ऑफ द फेवरेट्स होती थी हमेशा एंड मैं मॉनिटर भी बहुत रही हूँ एंड आई वॉज़ अ पॉपुलर चाइल्ड इन स्कूल। सो मेरे को कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई हैड वेरी सपोर्टिव टीचर्स एंड आई हैव टन्स ऑफ फ्रेंड्स। मेरी क्लास में भर भर के दोस्त होते थे। तो माई स्कूल एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी गुड। तो IAS ऑफिसर बनने का ख्वाब आपने अपनी आंखों में कब सजाया? आई थिंक ये मैंने 3rd-4th क्लास में जब आपको ना बुक्स में पढ़ाते हैं कि सिविल सर्विसेज क्या होती है, DM क्या होता है, काम क्या होता है, क्या करते हैं, उस तरह से जब मैंने पढ़ा एंड बाय चांस उसी पीरियड में मेरठ में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी राइट्स हुए एंड उन राइट्स में डेली ना न्यूज़ आती थी कि आज DM ने ये डिसीजन लिया है तो अब ये होगा, इतने बजे तक लोगों को घूमना अलाउड है, ये कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत न्यूज़ आती है और आपको पता चलता है कि
DM काफ़ी कुछ कर रहे हैं, प्लस जब आप पढ़ भी रहे हो वही चीज़ एंड सामने हो रही है तो वो इम्पैक्ट आपका बड़ा होता है एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है. सो आई थिंक तब मुझे लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है एंड इससे आप बहुत लोगों को रीच आउट करते हो, बहुत लोगों चीज़ें चेंज करते हो सोसाइटी में एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो तब मुझे ये जॉब उस समय मैंने सोचा था. बट येस, मैंने इसकी तरफ मेहनत नहीं करी कभी, इसकी तरफ पढ़ाई ऐसे नहीं किया कि मुझे यही करना है. बट हाँ, दिमाग में तब ही आया था कि ये काफ़ी अच्छा जॉब लग रहा है, इसको ट्राई करेंगे कभी. बचपन से ही इरा का ख्वाब एक डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करने का रहा, लेकिन वालिद की एक बात ने इरा के ख्वाब को ही तब्दील कर दिया. जब इरा के वालिद ने कहा कि खुद मरीज देखने वाली डॉक्टर के पास कौन अपनी बीमारी का इलाज करवाने आएगा, वो लम्हा था जब इरा ने ख्वाब तब्दील किया और IAS बनने के ख्वाब बुनने लगी. इरा ने अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की, फिर एक MNC में नौकरी करनी शुरू की, लेकिन वहाँ इरा का दिल ना लगा और उन्होंने अपनी नौकरी तर्क कर अपनी IAS की तैयारी करनी शुरू कर दी. हमने तो ये भी सुना है कि आप डॉक्टर भी बनना चाहते थे. हाँ, मैं एक्चुअली तो प्राइमरीली डॉक्टर ही बनना चाहती थी. बट 12th में पापा ने मुझे बायो ही नहीं लेने दी, क्योंकि उनके हिसाब से तुम पेशेंट जैसी दिखती हो तो तुमसे कौन इलाज कराएगा. एंड समवेयर आई थिंक वो सही भी है, शायद मैं ही खुद से इलाज ना कराती. तो वो नहीं हुआ. बट मुझे हमेशा एक ऐसा जॉब चाहिए था जहाँ पे आई कुड मेक अ डिफरेंस टू पीपल अराउंड मी. मैं मेरे काम से किसी की लाइफ बेटर हो, मेरे काम से किसी की लाइफ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े. तो डॉक्टर बन के वो नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि फिर लेट्स गो बैक टू द प्राइमरी ड्रीम जो बचपन में सोचा था एंड हेंस गेट इनटू सिविल सर्विसेज. तो इस ख्वाब को ताबीर में तब्दील करने में या इसे पूरा करने के लिए क्या क्या कोशिशें, किस किस तरह से आपने काम किया? नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही थी अपने MBA के बाद एंड मेरा बहुत अच्छा जॉब था एंड बहुत इंटरेस्टिंग जॉब था एंड कंपनी ने मुझे बहुत कंफर्ट से बहुत अच्छे से ट्रीट किया था. तो नो कंप्लेंट्स ऑन दैट. बट मुझे बस यही हुआ कि मेरे जॉब में मुझे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने 20 घंटे काम किया पर किसी की लाइफ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा. किसी की लाइफ पे कोई आके ये नहीं कहेगा कि तुमने काम किया जिस वजह से आज मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई. एंड मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे कोई ये कह सके कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई, किसी की लाइफ बेटर हुई हो मेरे 20 घंटे काम करने से. तो मैंने अपना जॉब क्विट किया एंड मैंने सिर्फ क्विट करने के बाद प्रेपरेशन स्टार्ट करी. मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में IRS में सिलेक्शन के लिए रैंक था, बट मुझे सीट नहीं मिली बिकॉज़ एक बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ है, मैं डिसेबिलिटी कोटे में भी डिसेबिलिटी के बहुत सारे जॉब्स जो आइडेंटिफाइड थे उनके लिए एलिजिबल नहीं थी. बिकॉज़ एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ है कि आप डिसेबल्ड लोगों में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हम कौन से वाले डिसेबल्ड को जॉब देंगे और कौन से को नहीं देंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि जॉब की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो पूरा कर सकते हो. तो गवर्नमेंट जॉब्स में 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक आपकी क्या डिसेबिलिटी है और दूसरा आप क्या कर सकते हो. तो क्या कर सकते हो कि क्राइटेरिया से मैं सारे जॉब्स में फुलफ़िल कर रही थी, बट क्या मेरी डिसेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट किसी जॉब में फुलफ़िल नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर दी IAS. एंड इस वजह से मुझे वो जॉब नहीं मिला. इनफैक्ट मेरे साथ 3 बार ये हुआ, मैं 3 बार सिलेक्ट हुई, तीनों बार मुझे रिजेक्ट किया गया बिकॉज़ IAS के लिए रैंक नहीं था और मेरी जो डिसेबिलिटी थी उसके बेसिस पे मुझे कोई और जॉब देने को कोई तैयार नहीं था. सच्ची लगन और मेहनत के बलबूते इरा ने UPSC के एग्जाम पास किया, लेकिन दर्जे और नंबर कम होने से इरा को IRS मिला, लेकिन माजूर होने की वजह से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई. वो सिर्फ IAS ही बन सकती थी. नाजरीन, ये सिलसिला इरा की जिंदगी में लगातार 3 साल तक चला और तीनों दफा ही नतीजा IRS और ज्वाइनिंग नहीं. एक वक्त ऐसा भी आया जब इरा ने हुकूमत पर केस किया, लेकिन इरा ने ना अपना इरादा और ना ही अपने ख्वाब बदले, बल्कि और शिद्दत से तैयारी कर पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया. तो जब 3 बार ऐसा हो गया कि आप कामयाब हुई, उसके बावजूद भी वो नहीं मिला आपको जो मिलना चाहिए था, तो कई बार ऐसा नहीं लगा कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, कहीं मन टूटा कहीं? नहीं, मन तो क्या है कि आपको इरिटेशन होती है, पर आई बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी डिसेबल्ड इंसान लाइफ में पहली बार ऐसे नहीं फेस कर रहा होता है.
हर किसी ने बहुत बार लाइफ में फेस किया होता है रिजेक्शन, और बहुत प्लेटफॉर्म्स पे फेस किया है, अलग अलग जगह। एंड यू नो, आपकी डिसेबिलिटी आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो अलग बात है, बट रियली टू गेट दी अपॉर्चुनिटीज़ ही एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो हर बार एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए भी एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको नई लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो शायद ये आदत तो मुझे बचपन से थी कि हर बार एक नई लड़ाई लड़नी है तुम्हें हर चीज़ के लिए, जस्ट टू गेट पीपल टू स्टार्ट सीइंग यू एज अ पर्सन। यू नो, लड़ाई सिर्फ यही बात की हो जाती है कि लोग आपको एक इंसान जो कुछ कर सकता है उसकी तरह ही देखना शुरू कर दें, इक्वल ना भी देखें, कम से कम कुछ पोटेंशियल देखने की कोशिश तो करें। तो इसकी लड़ाई की मुझे आदत थी बचपन से, बट यहाँ पे आके आपको ये लगता है कि सरकार इकलौती चीज़ है जिसका मैंडेट है कि तुम्हें इक्वल बिहेव करना है, और वही अलग तरीके की डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। जबकि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कॉर्पोरेट सेक्टर में कभी हुआ, ना वैसे कभी हुआ था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सरकार से वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो मन टूटने से ज़्यादा आपको लगता है कि वो ये क्यों हो रहा है, मतलब इरिटेशन होती है। एंड मैं सच बताऊं तो मुझे ये भी पता था कि मेरा रैंक तो इतना अच्छा नहीं है कि मुझे IAS या IFS जो मैं चाहती थी 2 पोजीशंस वो मिल पाएँ। तो ये तो था ही कि तुम्हें एग्ज़ाम दोबारा देना है, एंड वो एग्ज़ाम दोबारा देना वाज अ डिफरेंट, यू नो, वो अलग बात थी, और ये चीज़ जो हो रही है वो एक अलग बात थी। वो डिस्कनेक्टेड थी दोनों चीज़ें मेरे लिए। तो एग्ज़ाम आपको इसलिए देना है क्योंकि आपका रैंक बेटर करके आपको IAS वाला जॉब मिल रहा है, मिलेगा, आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो। बट ये जो आपके साथ हो रहा है रिजेक्शन, ये एक अलग फैक्टर से हो रहा है, ये एक अलग रीज़न से हो रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं सिस्टम में इसलिए आई थी कि मैं कुछ बेटर कर सकूं, मैं कुछ चेंज कर सकूं। तो शायद यही एक मौका है कि मैं यहाँ से चेंज करना स्टार्ट करती हूँ। 3 बार रिजेक्शन के बाद चौथी बार फिर से वो पढ़ाई करना बेटर रैंक के लिए, तो ये सब कैसे कर पाई आप? कैसे इन सब में तालमेल बैठा पाई? क्योंकि मन तो कहीं ना कहीं भटक जाता है ना कि कैसे होगा। मैं शायद अपने काम में अपनी एक कमी ढूंढ पा रही थी। आई कुड फाइंड समथिंग दैट मैं चेंज कर सकती थी, मैं बेटर कर सकती थी। हर बार मैं अपने यू नो, जो मैंने एग्ज़ाम में परफॉर्म किया उसमें अपनी कमी ढूंढ सकती थी और मैं उसे चेंज कर सकती थी। तो मैं सिर्फ उस पर फोकस कर रही थी कि तुम्हारे हाथ में ये है, तुम ये कर सकते हो बेटर, तो ये करो। मैं ये नहीं सोच रही थी कि यू नो, सिस्टम क्या कर रहा है और सिस्टम की क्या गलती है। वो गलती अलग जगह है, वो अलग चीज़ के लिए है, पर मेरी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बदल सकती हूँ। तो जिस दिन तक मैं बदल सकती हूँ मैं उस दिन तक बदलूँगी। आज इरा न सिर्फ एक कामयाब तरीन खातून है बल्कि दिल्ली हुकूमत में ओहदे को संभालते हुए अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही हैं। मीरा जी, बहुत सी ऐसी ख्वातीन जो इस वक्त आपको देख रही होंगी जिनमें भी कुछ खामियां रही होंगी और उन्होंने भी ख्वाब देखे हों और वो उन्हें पूरा करना चाहते हो, लेकिन कैसे फोकस्ड रहे वो आपकी तरह, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सबको कुछ ना कुछ से लड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं फ़ाइट करनी पड़ती है। तुम्हें डिसाइड करना है तुम करना चाहते हो कि नहीं। और चीज़ों को ब्लेम करोगे, जब तक बाहर की चीज़ों को ब्लेम करते रहोगे कुछ नहीं अचीव होगा। एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने लिए अपनी कमी ढूंढनी पड़ेगी और जो चेंज कर सकते हो अपने बारे में वो चेंज कर लो। पर अगर कोई ऐसा टाइम आता है कि वो चीज़ तुम्हारी सारी कोशिशों के बाद नहीं हो रही है तो शायद फिर उस समय उस चीज़ पे अटक भी मत जाओ, अपना टाइम मत वेस्ट करो, कोई और चीज़ ढूंढ लो, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसमें ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे। कई बार बस वहाँ तक पहुँचने में देरी हो जाती है। एंड ये थोड़ी है कि मैं एक अगर IAS ऑफिसर बनी हूँ तो बाकी सब भी यही बन के सक्सेसफुल हो सकते हैं या बाकी सब यही बन के खुश हो सकते हैं। आप अपने लिए यू नो, हर किसी के अपना टैलेंट है, अपना कैलिबर है। कई बार हम ये करते हैं कि हम किसी और के टैलेंट के बेस पे अपनी ड्रीम सेट कर लेते हैं, बट अगर आप अपने टैलेंट के बेस पे ड्रीम सेट कर रहे हो तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आप अपने आप को बदल के अपने आप को बेटर कर करके कोशिश करोगे तो ज़रूर मिल जाता है। तो चौथी मर्तबा जब आपको IAS रैंक मिल गया तब आपको कैसा फील हुआ? रिलीफ, सबसे बड़ा तो रिलीफ होता है इस एग्ज़ाम को देने के बाद कि बस ख़त्म हुआ, अब आगे नहीं देना, अब कहानी यहीं पे बंद होती है इन किताबों की, इस पूरी जर्नी की। सो ऑनेस्टली आज तक भी सिर्फ रिलीफ है और कुछ नहीं है। आई थिंक खुशी तो शायद अगर यू नो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी होती तो शायद खुशी होती। अभी तो सिर्फ रिलीफ था कि चलो ख़त्म हुआ, यू नो। अब जो स्टार्ट किया था वो कहानी एक पॉजिटिव नोट पे तो एंड हुई। इसके अलावा मैंने सुना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत शौक है। हाँ, मैं अपना मुस्तकबिल भी आपसे जानना चाहूँगी बाद में। बिल्कुल।
तो कैसे सीखा वो सब आपने? वो शायद मैंने 12-13 साल की एज से स्टार्ट कर दिया था सीखना। हाँ, किताबों से, लोगों से पूछ के, फिर आप खुद जब इतने हाथ पढ़ते हो या इतनी पत्रियाँ पढ़ते हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस आपका भी हो जाता है। प्लस मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी कुछ लॉजिकल होता है, डेरिवेटिव होता है, तो उस सबसे सीख लिया। तो हाँ, तो हम ये माने कि कहीं ना कहीं वो अध्यात्म की तरफ भी, हाँ, मेडिटेशन और ये सब भी करते नहीं, हैं? वो सब मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं मेंटली बहुत पीसफुल रहती हूँ। मोस्टली लोगों को कहीं और या किसी और चीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, शायद आप खुद में पीसफुल नहीं हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं खुद में बहुत पीसफुल हूँ। मुझे मेरे थॉट्स बहुत सॉर्टेड है, मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं अपने मोटिव्स को बहुत इजीली जज करती हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलती, अपने बारे में मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलती। तो इस वजह से मुझे मेडिटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है मेरे को। आई डोंट हैव इमोशनल हैंगअप्स इन माई हेड लाइक दैट। ये तो हमको पता चल गया कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। इसके अलावा जब खाली वक्त रहता है आपके पास तो क्या करते हैं? मुझे नावल पढ़ने का बहुत शौक है, तो मेरे कमरे में भर भर के किताबें हैं। तो मैं इनफैक्ट अभी तो मैंने किंडल लिया हुआ है, बट उससे पहले मेरे हर ट्रिप में मैं बड़े बड़े सूटकेसेस लेके घूमती थी, किताबों से भरे हुए? हाँ, वो नॉवेल्स जाते थे मेरे साथ 7-8 हर ट्रिप पे। फिर थैंक गॉड फॉर किंडल, क्या वो छोटे से डिवाइस में 2000 किताबें जा सकती हैं, बट मैं मेनली किताबें पढ़ती हूँ। तो आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं? आजकल एक्चुअली मैं एक टाइम पे 7 या 8 किताब पढ़ रही होती हूँ, तो ऐसे एंड मुझे नाम भी नहीं याद होते हैं ऑनेस्टली। मैं शायद अगाथा क्रिस्टी की सीरीज़ ख़त्म कर रही थी वापस स्कूल के बाद, क्योंकि आजकल इतना टाइम नहीं है कि आप मेरे पास 4 चार्जेस हैं एमसीडी में, तो उसके बाद ना इतना स्पेस नहीं होता मेंटली कि आप बहुत कुछ सीरियस कर पाओ। तो मैं रिलैक्सेशन की तरफ ही आजकल पढ़ती हूँ। तो लेकिन इरा जी, आजकल का जो ज़माना है डिजिटल का ज़माना है, और हमने देखा है कि किताबों से लोग दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे ख़वातीन जो इस वक्त आपको देख रही हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो किताबें आपको सिखाती हैं और आपको रियलाइज़ नहीं होता है, इज़ इमोशनल मैच्योरिटी। किताबों से आपको बहुत इमोशनल मैच्योरिटी आती है। किताबों से ना आपको लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि आपको खुद नहीं जीना पड़ता हर चीज़, आपको किसी और के एक्शन से पता चल जाता है। आपका लोगों का जजमेंट और लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है। एंड ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बट लाइफ में ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी काम में, एंड लोग इन्हें वैल्यू नहीं करते। एंड दैट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम बुक्स। बुक्स आपको ना, इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज कि आपने अंग्रेज़ी सीख ली या आपको शब्द आ गए। इट्स एक्चुअली द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स जो आपको मिल रहा है, एंड नए थॉट्स, नए आइडियाज़ मिलते हैं। सो अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हो तो आपका इमोशनल मैच्योरिटी लेवल ज़रूर कम होगा। एंड इमोशनल मैच्योरिटी की वैल्यू हम लोगों ने अभी तक सीखी नहीं है, बट आई ऑनेस्टली थिंक IQ से कहीं ज़्यादा EQ इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी काम को करने में आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हो जब आपका EQ बहुत अच्छा है। IQ अच्छा है तो आप एक लैब में बैठ के ना अपनी रिसर्च कर सकते हो, बट अगर आपका EQ अच्छा है तो आप एक कंपनी को लीड कर सकते हो, आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप दुनिया में एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हो। इरा ने मंजिल जरूर पाई है, लेकिन मुआशरे की खिदमत करने का ख्वाब अभी भी पूरा करना बाकी है। आपने अभी बातों बातों में कहा था कि आप ऐसा काम करना चाहती थी जहाँ पर आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। तो MCD में रहकर आप वाकई ऐसा क्या कर रही हैं कि अब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने कुछ? मैं एक प्रोजेक्ट मैंने जो मेन स्टार्ट किया है, एक हम लोग यहाँ पे पहली बार किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एक स्ट्रेस काउंसलिंग सेंटर खोल रहे हैं। ये मेरे पूरे स्टाफ के लिए, MCD के स्टाफ के लिए, नॉर्थ कॉर्पोरेशन, साउथ कॉर्पोरेशन एंड इनकम टैक्स का हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ है सबके लिए फ्री काउंसलिंग सेंटर है फॉर ऑल ऑफिस एम्प्लॉयज़ की। आप कभी भी जाइए, आपको कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या वर्क प्रॉब्लम्स हैं, आपको किसी से बात करनी है, सो देयर इज़ अ काउंसलर अवेलेबल। दूसरा, आई एम सेटिंग अप क्रैशेस एंड डे केयर सेंटर्स इनसाइड गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड दीज विल बी 12 आवर्स के सेंटर्स, नॉट 2-3-4 घंटे वाले, पूरे 12 घंटे के हमारे सेंटर्स होंगे। इसमें गरीब औरतें जिनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है बच्चा देखने के लिए, और वो अपने बच्चे को साथ में लेके जाती हैं। मैंने अपने फर्स्ट ईयर एज एन SDM 340 के आसपास बच्चों, चाइल्ड और बॉन्डेड लेबरर्स को रेस्क्यू किया था, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, बिकॉज लोग पूरी लाइफ टाइम में 10 या 12 करते हैं, अगर करते भी हैं तो, और मैंने एक साल में 340 किए थे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत स्कैरी नंबर भी है, बिकॉज दैट शोज़ कि कितने बच्चे पढ़ाई तक नहीं जा पा रहे, पढ़ाई में नहीं रह पा रहे सिस्टम में। एंड उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मदर्स के पास टाइम या इतना कैपेसिटी नहीं है कि उस बच्चे को वो
उस तरह से फोकस कर पाए। तो ऐसी सारी माएँ जिनके बच्चों को वो काम पे जाती हैं और अपने बच्चे को पीछे छोड़ के जाती हैं, या उनका बच्चा वो उस तरह से ध्यान नहीं दे पाती हैं, ये उन सब के लिए है। प्लस क्या होता है, माँ अगर काम पे जा रही है, बच्चे को पीछे छोड़ के जाती है तो कहीं दिमाग पीछे रह जाता है। नहीं, आंगनवाड़ी बंद होती है 12 बजे, स्कूल बंद होता है 1:30 बजे, माँ आती है 8 बजे, बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है। उस टाइम पे वो बच्चा क्राइम में पड़ता है, उस बच्चे के साथ क्राइम होता है और वो धीरे धीरे बच्चा खुद क्रिमिनल बनता है। तो हम एक सेफ़ स्पेस दे रहे हैं जहाँ पे बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगी पूरा टाइम। माँ भी कंसर्न नहीं होगी कि मेरे बच्चे के साथ पीछे से क्या हो रहा है, और बच्चा भी आगे उसका एक फ्यूचर बन पाएगा। सो इट्स अबाउट गिविंग एवरी चाइल्ड अ फ्यूचर दैट वी कैन। इरा जी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आपको देख रही होंगी जो, उनको आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी? मैं बस एक ही बात कहूँगी कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत रियलिस्टिक रहो, अपने आप को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट दोनों मत करो। कई बार मुश्किल होता है ये समझ पाना कि एक्चुअली क्या ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन है, बट अगर अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे तो पहुंच जाते हो उस लेवल तक। तो सबसे पहली चीज़, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अपने बारे में अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने बारे में, क्योंकि उससे सिर्फ तुम्हें नुकसान होता है, किसी और को नहीं। तुम अगर अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि हाँ मैं 15 घंटे पढ़ा और मैंने बहुत पढ़ लिया, तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना किसी को, तुम्हें ही पड़ेगा अगर तुम्हारा प्रेपरेशन उस तरह की नहीं हुई। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहो और अपने प्लान्स एंड ड्रीम्स अपने बेसिस पे बनाओ, दूसरों को देख के नहीं, दूसरों के टैलेंट पे नहीं। अपने लिए खुद सोचना शुरू करो, अपने ड्रीम्स बनाओ, अपने प्लान्स खुद के लिए बनाओ। पड़ोसी किस चीज़ में अच्छा है उससे मत बनाओ। एंड कई बार हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं कि नहीं यही करो, शायद वो सही भी हो, शायद वो नहीं हो, बट अगर तुम क्लियर हो कि तुम किसी और चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो तो कभी भी देर नहीं होती है एक अपनी राह चुनने के लिए। बट स्टॉप लेटिंग द वर्ल्ड डिसाइड फॉर यू, स्टॉप लेटिंग अदर पीपल टेल यू व्हाट यू शुड बी एंड हु यू शुड बी। वो आप अपने लिए डिसाइड करो और अपनी ड्रीम्स के लिए खुद मेहनत करो। गुड लक एंड आई होप एवरीबडी गेट्स वेयर दे वांट टू बी। बहुत बहुत शुक्रिया इरा जी, तमाम अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी इरा जी, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि अपने ख्वाब जो हैं वो खुद देखें, किसी और के दिखाए ख्वाबों पे कतई ना चले। अपने ख्वाब अपनी आँखों से देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें, शिद्दत के साथ मशक्क़त करें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ख्वाब भी ज़रूर पूरे होंगे। आज के इस शुमारे को मैं एक ऐसे शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगी जो कि इरा जी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर इरा जी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने हौसलों को इतना बुलंद कर लिया था कि राहें उनके लिए खुद ब खुद आसान होती चली गईं। नाजरीन, आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी अपने हौसलों को इतना बुलंद कीजिए, अपने ख्वाबों को इतना बुलंद कीजिए कि आपके लिए भी राहें खुद ब खुद आसान होती चली जाएं। आज के इस शुमारे के लिए मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। आदाब। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यूं नहीं मिल जाती है कामयाबी आराम से, सोना भी तपता है ज़ेबाइश के लिए। कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी।